नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन भारद्वाज फ्रॉम चैतन्य सेंटर फॉर काउंसलिंग, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली। हम बात कर रहे हैं नार्सिसिज्म और नार्सिस्टिक बिहेवियर की। एनपीडी में एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करता है और जब वो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो कहीं ना कहीं वो औरों के शू में जाके उनकी प्रॉब्लम, उनके इमोशंस और उनके नजरिए को नहीं समझ पाता। इसको एक एग्जाम्पल से हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ हैं, पार्टनर्स हैं, वो उनमें से एक एनपीडी है। ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। हम अपनी वीडियोस में बार बार एक मेल का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल ही नार्सिसिस्ट होते हैं, फीमेल भी नार्सिसिस्ट होती हैं। ये हम बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सो कंफ्यूज मत होइएगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर कि एक फैमिली में एक नार्सिसिस्ट हैं जो कि परिवार के मुखिया हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं। अब नार्सिसिज्म के जितने भी ट्रेट्स और सिम्टम्स हैं वो उनमें मॉडरेट टू सीवियर लेवल के हैं और उनकी अपनी फंक्शनल लाइफ उससे अफेक्ट हो चुकी है। अब जानते हैं कि उसका प्रभाव उसकी फैमिली पर किस तरह से पड़ता है। उनकी जब शादी होती है शुरू में, तो जब पहली बार उनके लाइफ पार्टनर उनसे मिलते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये अपनी ग्रैंडियोसिटी को प्रदर्शित करते हैं, अपनी नॉलेज को दिखाते हैं। तो उन्हें लगता है कि बहुत नॉलेज वाला इंसान है, बहुत ज्ञान रखता है, हर टॉपिक पे ज्ञान रखता है, इसको हर चीज की समझ बूझ है, बड़ा व्यवहारिक आदमी है। क्योंकि जिस तरह की बातें नार्सिसिस्ट करते हैं उस तरह के उनके एक्शंस नहीं होते हैं। धीरे धीरे कुछ टाइम बीतता है और उनके पार्टनर उन्हें समझ जाते हैं कि ये सब सिर्फ वर्बल बिहेवियर में ही होता है, एक्शंस में नहीं होता। तो वो उनको फिर अपोज करना शुरू करते हैं या उनकी बात को काटना शुरू करते हैं। तो नार्सिसिस्ट को गुस्सा आता है, क्योंकि ये नार्सिसिज्म का दूसरा ट्रेट है कि वो किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको क्रिटिसिज्म की तरह देखते हैं। एक छोटी दी गई सलाह को भी वो नहीं ले सकते, क्योंकि अपने आप में ज्ञान के लेवल पर वो बहुत ऊपर है, इसलिए वो कभी भी किसी दूसरे की सलाह नहीं लेंगे। तो यहीं से शुरू होती है दोनों पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट। धीरे धीरे ये आर्ग्यूमेंट्स बढ़ती जाती हैं। अब उनका पार्टनर अगर एक बहुत रिलायबल पार्टनर है, सोशल है, एम्पैथेटिक है, तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ टिका रहता है। और अगर ये सब ट्रेड्स उनके पार्टनर में नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सेपरेट हो जाएं दोनों। लेकिन अगर पार्टनर एडजस्ट कर लेता है तो वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि ये उसकी एडजस्टमेंट कैपेसिटी है, क्योंकि उसको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है और उसमें वो क्षमता है कि वो इनके साथ एडजस्ट कर ले। तो किसी तरह से वो एडजस्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे फैमिली आगे बढ़ती है। अब हम इसमें ऐड करते हैं कि उस परिवार में 3 बच्चे आ जाते हैं। इन दोनों कपल के 3 बच्चे हैं। हम ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसमें किस तरह से एक नार्सिसिस्ट अपनी पूरी फैमिली को अपने ट्रैप में फंसाता है। बड़ा बच्चा, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चा है फैमिली में, सब उसको पैम्पर करते हैं। बड़ा बच्चा जब आता है परिवार में सब लोग खुश होते हैं। तो ये तो रहा पारिवारिक माहौल, लेकिन कपल के बीच में जो होने वाली आर्ग्यूमेंट्स है उसका प्रभाव इस बच्चे पर बड़ा नेगेटिव पड़ता है। एक तरफ से जहां फैमिली उसको पैम्पर कर रही होती है, वहां पेरेंट्स उसको उतना पैम्पर नहीं कर रहे होते। अगर कर भी रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बलि का बकरा बना रहे होते हैं। ऐसा अक्सर आप देख सकते हैं। तो वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और उसने देखा कि उसके दोनों पेरेंट्स एक तरह से एक टॉक्सिक पर्सनालिटी को लिए हुए हैं। वो उनसे परेशान होना शुरू कर देता है। कुछ इसमें एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को और कुछ दबा लेते हैं। जो दबा लेते हैं वो कई गंभीर मानसिक बीमारियों के शिकार होते हैं, और जो एक्सप्रेस कर देते हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं और सोशल कनेक्शंस भी बहुत अच्छे बनाते हैं। अब जब दूसरा बच्चा आया छोटे के बड़े के बाद, तो ये भी हो सकता है कि नार्सिसिस्ट उसमें अपनी छवि देखना शुरू कर दे। अगर वो लड़का होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसमें अपनी छवि देखना शुरू कर दे, क्योंकि
जिसके साथ भी इनके कोई भी एक या दो ट्रेड्स मिलते हैं, इन्हें लगता है ये मेरा ही रूप है, ये मेरे ही जैसा है, और इन्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। तो ये उसको एक नवाब की तरह पैम्पर करते हैं। इसको हम गोल्डन चाइल्ड कहते हैं। अब जिसको नवाब की तरह पैम्पर किया गया हो, उसको ना सुनने की आदत नहीं है, तो यहीं से शुरुआत होती है उस बच्चे में नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स पैदा होने की। और धीरे धीरे वो बच्चा ओवर डिमांडिंग हो जाता है। अब क्योंकि पेरेंट्स में से एक नार्सिसिस्ट है, तो वो उसको ओवर परमिशन भी देते हैं। तो एक साथ तीन चार चीजें चलती हैं: ओवर पैम्पर्डनेस, ओवर परमिशन, ओवर डिमांडिंग, और लास्ट में वो बच्चे हो सकता है एंटी सोशल हो जाए, और नहीं तो माल अडेप्टिव बिहेवियर हो जाता है कि अगर एंटी सोशल नहीं हुए तो भी सोसाइटी के साथ कनेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। अब क्योंकि वो बच्चा जो जिसके अंदर नार्सिसिज्म के ट्रेट्स चले गए हैं और उसने खुद को नार्सिसिस्ट या नवाब समझ ही लिया है, तो वो कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाता। एटलीस्ट जब तक उसे कोई ये रियलाइज ना करा दे कि वो किस ट्रैप के अंदर है। तो धीरे धीरे वो भी ऐसे ही बिहेव करने लग जाता है जैसे उसके पिता कर रहे होते हैं। अब तीसरे बच्चे पर आते हैं, जिसको हम इग्नोर चाइल्ड कहते हैं। वो बच्चा इग्नोर हो जाता है क्योंकि पूरी फैमिली अपनी ही एक दुनिया, अपने ही एक वर्ल्ड में एक्सट्रीमली बिजी है। बड़ा बच्चा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशंस को मेंटेन करना, पेरेंट्स के बीच में बैलेंस बनाना, इन सब में लगा रहता है। अपनी लाइफ को भी कहीं ना कहीं देख रहा होता है, अपनी एजुकेशन को देख रहा होता है, और अपने इमोशंस को भी खुद ही पैम्पर कर रहा होता है। और अपने छोटे बहन या भाई की तरफ वो इतना ज्यादा फोकस नहीं दे पाता। पेरेंट्स क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं दोनों, तो वो भी उसकी साइड ध्यान नहीं दे पाते। तो उस छोटे बच्चे का क्या होता है, ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। नहीं कहा जा सकता कि छोटा बच्चा खुद को संभाल लेगा या नहीं संभाल पाएगा। ये एक एग्जाम्पल था, जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली बर्थ ऑर्डर में ये चीजें ऐसे ही हों, बट समवेयर ऐसा ही होता है कि अगर 3 या 4 बच्चे हैं तो उनमें से उन बच्चों के साथ इस तरह का बिहेवियर अगर किया जाए तो उनके ट्रेड्स भी इस तरह के डेवलप होने के बहुत चांसेस हैं। ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, ये पेरेंटल इन्फ्लुएंस है, उनकी पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस है, और साइकोलॉजिकल इलनेस का इन्फ्लुएंस है, और इसी को साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि नार्सिसिज्म जब बढ़ जाता है तो किस तरह से वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में कन्वर्ट होता है, परिवार और समाज के लिए कितना खतरनाक होता है। और वो व्यक्ति जो जिसके अंदर नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा हो गया है, वो इससे सफर कर रहा होता है, पर एक तो वो अंदर से मर रहा होता है, लेकिन समाज भी उसे गलत समझता है कि ये इस तरह से क्यों बिहेव करता है, ये क्यों नहीं समझ पाता है हमारी बातें, या हम इसको कितना समझाएं। बट वो नहीं समझ पाता क्योंकि ये क्षमता वो बचपन में ही खो चुका था। तो इस तरह के पर्सन के साथ मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रही कि आप कोई सहानुभूति रखें, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग जरूर रखें, ये समझ जरूर लें कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसके पास जो इसका इंटेलिजेंस था वो बचपन में ही डिस्टॉर्टेड हो चुका है। तो आज ये उसको बिना किसी की हेल्प के नहीं रिजोल्व कर पाएगा, इससे बाहर नहीं आ पाएगा। अगर हो सके तो इसी कैसे किसी पर्सन की हेल्प जरूर करें, उसे गाइड करें और उसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कनेक्ट करें। धन्यवाद।